Hello everyone, very good morning, very good afternoon and very good evening to you whenever you are watching me. स्टूडेंट लास्ट क्लास में हम लोग जनरली बोहर्स मॉडल को डिस्कस कर रहे थे और बोहर्स मॉडल में हम लोगों ने एटॉमिक स्पेक्ट्रा देखा था। अब क्या होगा कि जनरली अभी तक हम बहुत सारे मॉडल्स को देखते हुए आए हैं। थॉमसन मॉडल हम लोगों ने देखा, उसके बाद हमने रदरफोर्ड मॉडल देखा एटम के लिए, उसके बाद हमने बोहर्स मॉडल देखा और बोहर्स मॉडल बहुत अच्छा मॉडल था, एटम को बहुत बेटरली डिफाइन किया था, लेकिन इसकी भी बहुत सारी लिमिटेशंस थी और अब हमें डिस्कस करनी है बोहर्स मॉडल की लिमिटेशंस। लेकिन बोहर्स मॉडल की लिमिटेशंस को समझने के लिए हमें उस समय जो साथ साथ में कुछ और थ्योरीज चल रही थी और जो एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे पहले उनको समझना पड़ेगा और तब हमें बोहर्स मॉडल की लिमिटेशंस समझ में आएंगी। तो चलिए उस समय की अगर हम बात करते हैं तो उस समय कुछ थ्योरीज साथ साथ चल रही थी, यानी बोहर्स मॉडल के साथ साथ जब बोहर मॉडल आया तो बोहर मॉडल के साथ साथ कुछ साइंटिस्ट और भी प्रैक्टिकल्स कर रहे थे एटम पर और एटम से रिलेटेड चीज़ों पर। तो वो क्या थ्योरीज थी और उन थ्योरीज जब वो थ्योरीज आ गई तो उसके बेस पर देखा गया कि किस तरीके से बोहर्स का मॉडल पूरी तरीके से फेल हो गया। तो चलिए उस समय की जब हम बात करते हैं तो उस समय एक साइंटिस्ट हुए मैक्स प्लैंक साइंटिस्ट हुए और मैक्स प्लैंक ने अपनी एक थ्योरी दी और उस थ्योरी का जो नाम था वो क्या था, मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी। मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी। अब ये जो मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी थी, इन्होंने क्या कहा, मैक्स प्लैंक ने कि क्वांटम थ्योरी ने कहा कि मैक्स प्लैंक एक साइंटिस्ट थे और उन्होंने कहा कि अभी तक ये मान के चला जा रहा है, अभी तक बोहर्स मॉडल में ये बताया गया कि जो रेडिएशन बाहर निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन जब अपनी आउटर मोस्ट शेल से हम कहेंगे एक्साइटेड स्टेट से लोअर स्टेट में आ रहे हैं तो एक रेडिएशन इवॉल्व हो रहा है और जो वो रेडिएशन इवॉल्व हो रहा है उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहा गया। यानी अभी तक ये मान के चला कि एक रेडिएशन डेवलप हो रहा है जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है और वो रेडिएशन किस फॉर्म में चल रहा है, तो वो रेडिएशन वेव्स की फॉर्म में चल रहा है। रेडिएशन कैसे चल रहा है, वेव्स की फॉर्म में। तो ये किसने कहा, ये अभी तक मान के चला जा रहा था, ये अभी तक ये कहा गया जो हमने बोहर्स के मॉडल में पढ़ा कि जो रेडिएशन निकल रहा है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है और जो वो बाहर आ रहा है वो किस फॉर्म में आ रहा है, वो वेव्स की फॉर्म में चल रहा है। मैक्स प्लैंक ने क्या कहा, मैक्स प्लैंक ने कहा कि जो रेडिएशन आ रहा है ये एक्चुअल में छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में हम लोगों तक पहुंच रहा है, एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में पहुंच रहा है। और ये जो एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स हैं ये एक्चुअल में पार्टिकल्स हैं, यानी जो रेडिएशन आ रहा है ये पार्टिकल्स की फॉर्म में हमारे पास आ रहा है और वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उनको क्या कहा प्लैंक ने कहा कि ये एनर्जी के छोटे छोटे पार्टिकल्स की फॉर्म में, एनर्जी के छोटे छोटे पार्टिकल्स कहें या एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में हम लोगों तक आ रहा है। और इन एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स को क्या बोला प्लैंक ने, तो उन्होंने कहा कि वो क्वांटा या फिर फोटोन्स की फॉर्म में हम लोगों तक आ रहा है। यानी इन शॉर्ट उसने कहा कि ये जो रेडिएशन हमें दिख रहा है, जो रेडिएशन की हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये रेगुलर नहीं चल रहा है, ये रेडिएशन ऐसे नहीं आ रहा है वेव्स की फॉर्म में, ये वेव्स की फॉर्म में नहीं आ रहा है। उसने कहा कि ये रेडिएशन इस तरीके से आ रहा है, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स की फॉर्म में आ रहा है, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स की फॉर्म में आ रहा है और इन छोटे छोटे पार्टिकल्स के पास एक एनर्जी है और इन एनर्जी वाले पार्टिकल्स को अब क्या कहा गया, एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स हैं। उसने कहा कि ये एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स हैं और ये जो एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स हैं इनको क्या नाम दिया गया, तो इनको उन्होंने नाम दिया फोटोन्स या फिर दूसरा नाम दिया क्वांटा। तो इन शॉर्ट अब प्लैंक ने सारा ही कंसेप्ट चेंज कर दिया कि उन्होंने कहा है जो पार्टिकल, ये जो वेव रेडिएशन आता है ये वेव्स नहीं है, ये वेव्स की फॉर्म में नहीं, ये एनर्जी के साथ आ रहा है और एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में हम लोगों तक पहुंच रहा है। और वो जो एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स हैं वो फोटोन्स हैं या फिर उनको क्या नाम दिया, क्वांटा है। अभी जो एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स हैं ये रेगुलर नहीं आ रहे हैं, ये डिस्क्रीट आ रहे हैं। इसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। सपोज कीजिए कई बार ऐसा होता है हमारे घरों में कि जैसे हम देखते हैं कि दीवार पर चींटियाँ चल रही हैं और वो ऐसे चढ़ती जा रही हैं, तो हम जब दूर से देखते हैं तो हमें कैसे दिखेगा, दूर से जब हम देखेंगे तो वो छोटी छोटी जो चींटियां हैं, हम उन चींटियों को चढ़ते हुए अगर हम दीवार पर बहुत दूर से देख रहे हैं तो एक्चुअल में वो हमें क्या दिखेगी, वो सिचुएशन हमें दिखेगी कि क्या, ये सिचुएशन कि हमें एक लाइन बनती हुई दिखेगी, दूर से हमें क्या दिखेगी, लाइन दिखेगी। लेकिन जब हम पास में आके देखेंगे तो क्या होगा, एक चींटी, एक आंट और दूसरी आंट के बीच में छोटा सा गैप होगा। अगर गैप नहीं होगा तो वो तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगी, तो वो गैप होगा लेकिन हमें दूर से नहीं दिख रहा है इन शॉर्ट, लेकिन वो गैप होगा। अब वो छोटा जो गैप है, इसी तरीके से जैसे उन चींटियाँ चलती हैं और उनके बीच में छोटा छोटा सा गैप होता है, प्लैंक ने कहा उसी तरीके से ये जो रेडिएशन आ रहा है ये छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स की फॉर्म में आ रहा है और ये रेगुलर नहीं आ रहा है, ये भी डिस्क्रीट है। यानी इन पार्टिकल्स, एक पैकेट और दूसरे पैकेट के बीच में छोटा सा गैप है जो हमें नहीं दिख रहा है। जैसे हम कहें ना कि दूर से चींटी चल रही है, चींटी की लाइन किसी बॉल पर जा रही है तो हमें कैसे दिखेगी, हमें एक प्रॉपर लाइन दिखेगी, लेकिन एक्चुअल में वो प्रॉपर लाइन नहीं होती है। इसी तरीके से जो रेडिएशन, प्लैंक ने कहा जो रेडिएशन आ रहा है वो छोटे छोटे
पैकेट्स की फॉर्म में आ रहा है और वो डिस्क्रीट आ रहा है, वो रेगुलर कॉन्टिन्यूस नहीं आ रहा है, वो तो उनके बीच में गैप है। और इन एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स को क्या कहा गया, फोटोन्स, और या फिर उन्हें क्या कहा गया, क्वांटा। और जब ये पार्टिकल्स, ये जो पैकेट्स हैं इनको क्या बोला गया, पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स हैं। और ये जो हर पैकेट, एनर्जी के हर पैकेट और पार्टिकल्स के पास प्लैंक ने कहा कि एक एनर्जी होती है, और वो एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो वो एनर्जी आने वाले उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है। जब वो रेडिएशन जिस फ्रीक्वेंसी के साथ आ रहा है, वो वेव जिस फ्रीक्वेंसी के साथ आ रही है, जो बनती हुई दिख रही है हमें वेव, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, वो एनर्जी, उस पैकेट की एनर्जी उसकी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब हमें पता है कि प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लाते हैं, और क्योंकि ये थ्योरी प्लैंक दे रहे थे तो उन्होंने एक कांस्टेंट लाया, दैट इज़ प्लैंक कांस्टेंट, एच न्यू। तो उन्होंने कहा कि हर आने वाले, इस रेडिएशन की फॉर्म में आने वाले हर पैकेट के पास एक एनर्जी है, एक क्वांटा, एक हर फोटोन, हर क्वांटा के पास एक एनर्जी है, और वो कितनी एनर्जी है, E इज इक्वल टू एच न्यू। ये क्या है, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन और पैकेट। हर फोटोन और पैकेट की एनर्जी कितनी है, एक पैकेट की एनर्जी कितनी है, इतनी एनर्जी के साथ वो हमारे पास आ रहा है। अब तो ये पता लगा कि एक्चुअल में, कि पहले तो ये था कि बोहर्स ने अभी तक कहा कि वो वेव्स की फॉर्म में, रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, वेव्स की फॉर्म में आ रहा है। लेकिन अब प्लैंक ने क्या कह दिया कि ये जो रेडिएशन है एक्चुअल में छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स में आ रहा है, और इनके पास इतनी एनर्जी होती है, और अगर वो छोटे छोटे पैकेट्स में आ रहा है तो एक्चुअल में वो रेडिएशन पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है। तो फिर फाइनली ये पता लगा, फाइनली ये कंक्लूजन निकला कि ये जो रेडिएशन इवॉल्व होता है एटम से इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जाने पर, या एटम से जो भी रेडिएशन इवॉल्व होता है, वो ड्यूल बिहेवियर रखता है। वो क्या रखता है, वो ड्यूल कैरेक्टर रखता है, ड्यूल नेचर का होता है। मीन्स कहीं कहीं पर वो वेव की तरह बिहेवियर दिखाता है, ये जो रेडिएशन है ये कहीं कहीं पर वेव की तरह नेचर दिखाता है, और ये वेव के साथ साथ ये पार्टिकल की तरह भी नेचर दिखाता है। तो क्या हुआ कि इस थ्योरी में एक और ट्विस्ट आ गया कि अभी तक बोहर्स केवल एक कंसेप्ट को पकड़कर चल रहे थे कि जो रेडिएशन बाहर आ रहा है वो केवल और केवल वेव्स की फॉर्म में चलता है, और उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोला। लेकिन प्लैंक ने नया कंसेप्ट ले आया कि ये जो रेडिएशन है ये छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स की फॉर्म में है, और ये पार्टिकल्स की फॉर्म में है, और इनके पास इतनी एनर्जी होती है, या इन्हें हम कहें ये फोटोन्स होते हैं, और हर फोटोन्स एक छोटा सा पार्टिकल है। तो पता लगा कि ये जो रेडिएशन है ये कहीं कहीं पर वेव और कहीं कहीं पर पार्टिकल की तरह बिहेवियर दिखा रहा है। तो ये था हमारा प्लैंक क्वांटम थ्योरी। तो प्लैंक ने क्या कहा, अब उन्होंने कहा कि अगर ये वेव भी है तो हर वेव के पास 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। वो क्या, तो वेव की स्पीड, वेव की वेवलेंथ और वेव की फ्रीक्वेंसी। तो अगर, क्योंकि वेव भी है और वेव के अंदर ये तीनों कैरेक्टर होते हैं, तो अगर वेव की स्पीड की बात की जाए तो स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा यानी वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। मैंने इसको ऐसे बना दिया, ये फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी में आपको अंतर आ जाए। ये क्या है, स्पीड। अब हमने ये देखा था, अभी बोहर्स ने बताया था कि ये जो लाइट या जो रेडिएशन आ रहा था, वो रेडिएशन कितनी स्पीड से आ रहा था, वो लाइट की स्पीड से आ रहा था, और लाइट की स्पीड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, c से। तो हमने यहाँ v को किससे रिप्लेस कर दिया, c से, और हमारे पास फॉर्मूला हो गया c इज इक्वल टू लैम्डा या न्यू लैम्डा। और अगर हम चाहें तो न्यू, अब यहाँ से अगर न्यू सेपरेट करते हैं तो क्या होता है, न्यू इज इक्वल टू सी ओवर लैम्डा। हमारे पास ये भी आ गया। तो इन शॉर्ट प्लैंक की थ्योरी जैसे ही आई तो बोहर्स के मॉडल में ट्विस्ट आ गया, और बोहर्स केवल वेव मानकर चल रहे थे। प्लैंक की थ्योरी जैसे ही आई बोहर्स के मॉडल में ट्विस्ट आ गया, और बोहर्स केवल वेव मानकर चल रहे थे, लेकिन अब कंडीशन ये थी कि वो वेव भी है और वो पार्टिकल का नेचर भी है, और वो जो पार्टिकल्स हैं उनकी एनर्जी इतनी है। तो इस तरीके से ये थी हमारी मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी, जो बहुत बड़ा ट्विस्ट लाई थी बोहर्स मॉडल में, और ये भी एक फेलियर था बोहर्स मॉडल का, जिसको अभी हम आगे और ज़्यादा लिमिटेशंस में डिस्कस करेंगे। होप आपको ये समझ में आया होगा। अब जब प्लैंक ने ये क्वांटम थ्योरी दे दी और हर पैकेट्स की एनर्जी भी बता दी कि E इज इक्वल टू एच न्यू, और एक रिलेशन और दे दिया कि लाइट में, क्योंकि वो वेव भी है, तो उसने प्लैंक ने क्या कहा था, हर पैकेट के पास एक एनर्जी है, और क्योंकि अभी न्यू हमने प्रूव करा था c ओवर लैम्डा भी होता है, तो ये वैल्यू जब यहाँ पुट करेंगे तो एच सी ओवर लैम्डा भी हो जाएगा। तो एनर्जी एच सी ओवर लैम्डा के टर्म में भी हो सकती है, और एनर्जी फ्रीक्वेंसी के टर्म में एच न्यू भी हो सकती है। तो ये नया टर्म आया। अब जब ये आया तो उसी समय एक और साइंटिस्ट के
यानी मैक्स प्लैंक से इंस्पायर होकर एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था डी ब्रॉगले। जिनका नाम क्या था? डी ब्रॉगले। अब ये जो डी ब्रॉगले थे, इन्होंने क्या किया? डी ब्रॉगले, अभी जो डी ब्रॉगले थे, इंग्लिश में तो इसको डी ब्रॉगले प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन हिंदी में तो डी ब्रॉगली होगा या डी ब्रॉगली। तो डी ब्रॉगली थे और इन्होंने मैक्स प्लैंक की थ्योरी से इंस्पायर होकर एक और थ्योरी यानी अपनी हाइपोथेसिस दे दी। अपनी थ्योरी नहीं दी थी इन्होंने, एक्चुअल में इन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया था, यानी अपने विचार प्रकट किए थे। अब इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि भाई हमारे टाइम में तो इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन अभी तक बोहर्स में, यानी मैंने जितना पढ़ा है या मैंने आप लोगों की थ्योरी पढ़ी है, तो उसके हिसाब से आपने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है एक पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? एक पार्टिकल की तरह बिहेव दिखाता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, अगर इलेक्ट्रॉन केवल पार्टिकल है, तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन की स्टडी करना स्टार्ट किया। तो उन्होंने देखा इलेक्ट्रॉन के अंदर मास भी होता है, जो कि 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम होता है। फिर उन्होंने देखा कि जब इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, लेकिन बोहर्स ने बताया था कि हर इलेक्ट्रॉन एक डेफिनेट स्पीड के साथ रिवॉल्व होता है, और हमने अभी स्पीड, बोहर्स की थ्योरी में, बोहर्स के कॉन्सेप्ट में स्पीड निकालने का फॉर्मूला भी था, तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड भी वहाँ निकाली थी। तो वहाँ इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी या स्पीड आई थी वो कितनी आई थी? 2.18 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। तो उनने कहा कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल तो है, क्योंकि उसके अंदर मास है तो वो पार्टिकल है, और उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। उस छोटे से हल्के से पार्टिकल की स्पीड बहुत ज़्यादा है। जब उस पार्टिकल की स्पीड बहुत ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है और पार्टिकल के अंदर स्पीड बहुत ज़्यादा है, और जब किसी हल्के पार्टिकल्स की बहुत तेज़ी ज़्यादा स्पीड होती है, उसने कहा कि जब किसी हल्के पार्टिकल की बहुत ज़्यादा स्पीड होती है तो वो केवल पार्टिकल की तरह बिहेवियर नहीं दिखाएगा, वो वेव की तरह भी नेचर दिखाएगा। होता है कैसे? अगर आप सपोज करो एक कागज़ का जहाज़ बनाइए, और कागज़ का जहाज़ बनाते हैं और आप उसको ऐसे फेंकते हैं, तो क्या वो बिल्कुल सीधी डायरेक्शन में जाता है? नहीं ना, वो ऐसे होके जाता है, कभी ऐसे हो जाता है, कभी ऐसे हो जाता है। रीज़न, क्योंकि वो हल्का है, और जैसी जो भी हल्की चीज़ को अगर आप हल्की चीज़ को बहुत तेज़ी से फेंकेंगे तो वो वेव की तरह बिहेवियर दिखाएगी। वहीं अगर आप एक पत्थर लें, मोटा हैवी पत्थर लें और उसको फेंकें, स्टोन को फेंकें, तो वो जिस डायरेक्शन में आप फेंकोगे वो सीधा जाएगा। इसका मतलब हल्की चीज़ वेव को फॉलो नहीं करती है, लेकिन वो भारी चीज़, हैवी चीज़ वेव को फॉलो नहीं करती है, यानी वेव शो नहीं करती है। लेकिन अगर हम हल्की चीज़ को फेंकें तो वो वेव की तरह आती है। इसी तरीके से और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। सपोज करो एक पक्षी का पंख, कबूतर का पंख अगर आप दूसरी मंजिल से ऐसे छोड़ते हो तो वो सीधा नहीं आएगा। वो कैसे आएगा? यूं करता हुआ, इधर उधर से ऐसे होता हुआ आएगा। लेकिन अगर आप एक भारी पत्थर ऊपर से छोड़ते हो तो वो बिल्कुल सीधा आएगा। इसका रीज़न क्या है कि जब कोई हैवी पार्टिकल होता है जिसमें बहुत ज़्यादा मास होता है तो वो वेव का नेचर शो नहीं करता है। लेकिन डी ब्रॉगली ने कहा क्योंकि उसकी मास तो था, उसमें मास है, लेकिन मास बहुत ज़्यादा नहीं है, माइनस में है। तो मास बहुत कम होने की वजह से और स्पीड बहुत ज़्यादा होने की वजह से, जबकि हल्का सब्सटेंस और उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो, तो वो पार्टिकल तो है ही है, वो पार्टिकल तो, क्योंकि वो पार्टिकल मास है तो उसमें पार्टिकल है, लेकिन वो पार्टिकल के साथ साथ वो वेव नेचर भी दिखाना स्टार्ट कर देगा। और डी ब्रॉगली ने यहाँ प्रूव करा कि ये जो इलेक्ट्रॉन होता है वो पार्टिकल और वेव दोनों की तरह बिहेवियर दिखाता है। यानी अभी तक एटम के बारे में बात चल रही थी, प्लैंक ने एटम के बारे में कहा था कि एटम है, जो एटम रेडिएशन निकल रहा है एटम्स की फॉर्म में एटम से, वो क्या है? बोहर्स ने कहा कि केवल रेडिएशन है, प्लैंक ने कहा रेडिएशन भी है, यानी वेव भी है और पार्टिकल भी है। तो अभी तो एटम के बारे में बात हो रही थी, लेकिन ये पहले साइंटिस्ट आए जिन्होंने अपना हाइपोथेसिस दिया इलेक्ट्रॉन्स पर, और अब इन्होंने ये प्रूव कर दिया कि इलेक्ट्रॉन्स एक पार्टिकल भी है क्योंकि उसके अंदर मास है, और मास बहुत कम है और स्पीड बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो वेव की तरह भी नेचर दिखाएगा। और क्योंकि उन्होंने अब प्रूव कर दिया कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल और वेव दोनों है। अभी तक एटम की बात हो रही थी, इन्होंने इलेक्ट्रॉन को भी प्रूव कर दिया कि इलेक्ट्रॉन क्या है? ड्यूल बिहेवियर दिखाता है, इलेक्ट्रॉन भी ड्यूल बिहेवियर शो करता है। अब उन्होंने कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन ड्यूल बिहेवियर शो करता है तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन के अंदर मास भी होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के अंदर वेलोसिटी भी होती है, और जब इलेक्ट्रॉन के अंदर मास होता है, वेलोसिटी होती है, तो वो हमने अभी जिन्होंने कहा कि हल्की चीज़ को तेज़ी से फेंकोगे तो वो वेव की तरह जाएगा, और अगर वो वेव की तरह जाएगा तो उसमें फ्रीक्वेंसी भी होगी, उसके अंदर फ्रीक्वेंसी भी होगी। तो उन्होंने एक रिलेशन दे दिया, और क्योंकि वो वेव है तो उसके अंदर फ्रीक्वेंसी भी होगी, और वेव है तो उसके अंदर लैम्डा यानी वेव लेंथ भी होगा। तो इन्होंने इन सब के बेस पर क्या रिलेशन दिया? उन्होंने कहा कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ होती है, किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ होती है वो h/mv के बराबर होती है, h/mv के बराबर होती है, जहाँ पर लैम्डा
वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन है। वहीं पर h एक प्लैंक कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट है, ठीक है। m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। वहीं v वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ जब डी ब्रॉगली ने अपना कंसेप्ट दिया और इनकी थ्योरी पास भी हो गई, अप्रूव भी हो गई, तो ये कंक्लूजन निकला कि कोई जितने भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं, यानी फाइनल कंक्लूजन क्या था डी ब्रॉगली का? फाइनल कंक्लूजन था ऑल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, ऑल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स आर शो, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स शो ड्यूल बिहेवियर, ड्यूल बिहेवियर। यानी उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन तो ड्यूल बिहेवियर दिखाता ही है, और इलेक्ट्रॉन के साथ साथ अगर कोई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है तो वो ड्यूल बिहेवियर दिखाएगा। क्या दिखाएगा? ड्यूल बिहेवियर दिखाएगा। तो आगे एक कंक्लूजन ये निकला कि क्या माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल ही ड्यूल बिहेवियर दिखाएगा, कोई हैवी पार्टिकल ड्यूल बिहेवियर नहीं दिखाएगा? तो क्या दिखाएगा या नहीं दिखाएगा? तो उसके लिए हम देखते हैं, हम कहते हैं कि एक हमने ले ली क्रिकेट बॉल, एक हमने ले ली क्रिकेट बॉल और एक हमने ले लिया इलेक्ट्रॉन, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, और दोनों पर हमने सपोज करते हैं क्रिकेट बॉल का मास 100 ग्राम है, ठीक है, और वेलोसिटी 20 है। वहीं पर इसका मास तो इलेक्ट्रॉन का हमें पता ही होता है 9.1 × 10⁻31, और वेलोसिटी भी पता है 2.18 × 10⁻6। तो होता क्या है कि जब हम इन दोनों वैल्यूज़ को क्रिकेट के लिए हम देखते हैं कि ये पार्टिकल की तरह दिखाएगा या नहीं दिखाएगा, यानी ये ड्यूल बिहेवियर दिखाएगा, और ड्यूल बिहेवियर दिखाएगा तो हम डी ब्रॉगली इक्वेशन लगाई हमने क्रिकेट बॉल के लिए 100 ग्राम वाले सब्सटेंस के लिए। तो क्या आया? h/mv, और h क्या होता है? प्लैंक कांस्टेंट 6.626 इसकी वैल्यू होती है, इंटू 10⁻34 अपॉन मास हमने 100 रखा है और इंटू 20। जब इसको ऑल ओवर सॉल्व करते हैं तो ये सॉल्व्ड वैल्यू है, तो इसको सॉल्व करते हैं तो 3.13 के आसपास कुछ आती है, इंटू 10⁻34, ठीक है, 34 मीटर। और वहीं जब हम इसको एंगस्ट्रॉम में निकालते हैं तो 3.13 × 10⁻24 एंगस्ट्रॉम में आती है। ये तो किसके लिए काम हुआ? ये काम हुआ इलेक्ट्रॉन के लिए, क्रिकेट बॉल के लिए। जब क्रिकेट बॉल के लिए देख आया तो ये एक्चुअल में आया क्या? तो ये आई वेवलेंथ। तो वेवलेंथ जो थी बहुत कम थी, आप देखिए 3.13 × 10⁻24, यानी वेवलेंथ बहुत छोटी थी। वेवलेंथ इतनी छोटी थी कि नेग्लिजिबल थी। जब किसी वेव की वेवलेंथ नेग्लिजिबल हो तो वो वेव की तरह बिहेवियर नहीं दिखाएगा। जब उसमें वेव ही नहीं बन रही, एक्चुअल में वेव बहुत ना के बराबर बन रही है, तो वेव का नेचर दिखाएगा ही नहीं। तो इसका मतलब ये यहाँ तो शो हुआ कि जिसकी वेवलेंथ बहुत कम आ रही है, इसका मतलब वो नेग्लिजिबल है, उसका वेवलेंथ वो क्या होगा? वो वेवलेंथ जब उसकी ना के बराबर है तो वो वेव का नेचर नहीं दिखाएगा। यहाँ देखा गया तो जब हमने यही वैल्यू यहाँ पुट करी फॉर्मूले में तो क्या हुआ? जब ये वैल्यू यहाँ पुट करी फॉर्मूला में तो हमने देखा कि यहाँ पर जो डाटा रखने के बाद मास 9.1 × 10⁻31 और वेलोसिटी 2.18 × 10⁻6 रखी, तो ये सारा डाटा फिक्स डाटा जो वैल्यू आई ये ऑलमोस्ट आई 3.2 एंगस्ट्रॉम। अब 3.2 एंगस्ट्रॉम तो बहुत ज़्यादा था, यानी हम क्या प्रूव हुआ यहाँ से ये प्रूव हुआ कि ड्यूल बिहेवियर केवल और केवल लाइट पार्टिकल्स शो करते हैं, क्योंकि वेवलेंथ ज़्यादा थी। अब वेवलेंथ ज़्यादा थी तो इसका मतलब वो वेव्स का नेचर शो कर रहा है। यहाँ वेवलेंथ नेग्लिजिबल थी, इसका मतलब वो वेव का नेचर शो नहीं कर रहा है। तो ये जो डी ब्रॉगले का कंसेप्ट था कि जो भी हैवी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, यानी डी ब्रॉगले का कंसेप्ट ये था कि सारी चीज़ें ड्यूल बिहेवियर दिखाती हैं, लेकिन जब इस पर और काम किया गया तो ये देखा गया कि हैवी पार्टिकल्स ड्यूल बिहेवियर शो नहीं करते हैं, वो केवल पार्टिकल का ही नेचर रखते हैं, वो वेव का नेचर नहीं रखते हैं, क्योंकि वेवलेंथ इतनी छोटी आई है कि वो वेव ना के बराबर है। लेकिन जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होते हैं, हल्के पार्टिकल होते हैं, वो ड्यूल बिहेवियर रखते हैं। उनमें मास होता है और स्पीड होती है, तो वो पार्टिकल हैं, और पार्टिकल के साथ साथ उनकी वेव काफ़ी बड़ी आती है, वेवलेंथ उनकी काफ़ी बड़ी आती है वैल्यू, तो वेवलेंथ ज़्यादा आती है तो वेव की तरह भी बिहेवियर दिखाएंगे। तो प्रूव क्या हुआ कि ऑल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल शो ड्यूल बिहेवियर। यानी इन्होंने काम तो किया था इलेक्ट्रॉन पर, इलेक्ट्रॉन का ड्यूल बिहेवियर बताया था, लेकिन जब इस पर फर्दर काम करते रहे तो पता लगा कि जितने भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं वो सारे ड्यूल बिहेवियर दिखाते हैं, लेकिन हैवी पार्टिकल्स ड्यूल बिहेवियर नहीं दिखाते हैं, क्योंकि वहाँ पर वेवलेंथ बहुत कम आती है।
वेवलेंथ बहुत कम आती है, होता है। अगर वैसे कहें तो हाँ दिखाएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ वेवलेंथ तो है। अगर मतलब हम कहें कि क्या दिखाएगा, तो हाँ दिखाएगा। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ तो है ना, जीरो तो नहीं है, कुछ तो है। मतलब कुछ भी नहीं है, ऐसा तो नहीं है ना कि कुछ नहीं है, कोई तो वैल्यू है। अगर कोई तो वैल्यू है तो वेव होगी, लेकिन ये वेव इतनी छोटी है कि हम इसको नेग्लिजिबल कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि हैवी सब्सटेंसेस के लिए ये कंसेप्ट काम नहीं करा ड्यूल बिहेवियर वाला, लेकिन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए ड्यूल बिहेवियर की कंडीशन फॉलो हुई। आप पहले इसको देख लीजिए, आप इसको उतार लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम एक कंसेप्ट उसी समय जो नई थ्योरी आई और वो उसी समय जो वर्क कर रही थी उसको डिस्कस करते हैं, और उसके बाद फिर हम पहुंचेंगे बोहर्स मॉडल की लिमिटेशंस पर। आप इसको देख लीजिए, फिर करते हैं आगे बात। तो होप आपने इसको सब कुछ देख लिया होगा। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ। अब रब करने के बाद हाँ इसी समय एक और नए साइंटिस्ट आए, डी ब्रॉगली के बाद एक और साइंटिस्ट आए और उन्होंने अपना कंसेप्ट दिया इन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए उन्होंने एक प्रिंसिपल दे दिया। अब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए जो नए साइंटिस्ट आए थे वो थे हेजेनबर्ग, और इन्होंने जो प्रिंसिपल दिया था वो था हेजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब ये हेजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या था ये देखते हैं। अब इन्होंने क्या कहा, हेजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल किसके लिए था? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए। इन्होंने कहा कि अगर कोई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, बहुत माइक्रोस्कोपिक छोटा पार्टिकल है, ठीक है, तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है तो किसी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का जब वो रिवॉल्व हो रहा है, जब वो घूम रहा है, जब वो चल रहा है, तो अभी अभी हमने देखा कि उस माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के अंदर मास है। सपोज करो इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, मास है, इसके अंदर वेलोसिटी है, वेलोसिटी भी है। तो जब उसके अंदर मास है और वेलोसिटी और कोई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है और वो जब रिवॉल्व हो रहा है, तो इन्होंने कहा कि इन्होंने क्या कहा, इसका स्टेटमेंट मैं यहाँ लिख देता हूँ। उन्होंने कहा इट इज़ इम्पॉसिबल टू determine the exact position. It is impossible to determine the exact position and exact momentum, exact position and exact momentum simultaneously. थोड़ा सा साइमल्टेनियसली क्या कहा उन्होंने कहा इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम साइमल्टेनियसली ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन कह लें या पार्टिकल कह लें, ऑफ अ रिवॉल्विंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या था? उन्होंने कहा कि अगर कोई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल रिवॉल्व हो रहा है तो ये इम्पॉसिबल है कि उसकी एक ही टाइम पर, एक ही समय पर, यानी सेम टाइम सेम जगह पर, एक ही टाइम पर उसकी पोजीशन और उसका मोमेंटम, देखो क्योंकि वो रिवॉल्व हो रहा है तो उसके अंदर मोमेंटम होगा। मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। उन्होंने कहा कि अगर आप इस मूविंग इलेक्ट्रॉन का, इस हल्के इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम निकालते हो, कहाँ पर? इस पोजीशन पे, तो सपोज करो मोमेंटम x आया, ठीक है। अगर आपने यहाँ मोमेंटम निकाल लिया तो जब तक आप मोमेंटम निकालोगे तब तक आप उसकी क्या हो जाएगी, उसकी पोजीशन चेंज हो चुकी होगी, क्योंकि वो इतना हल्का है और स्पीड इतनी ज़्यादा है कि जब तक आप मोमेंटम सही निकालोगे तब तक उसकी स्पीड में चेंज आ चुका होगा, स्पीड में कोई एरर आ जाएगा। और अगर आप उसके मतलब पोजीशन में एरर आ जाएगा, उसकी पोजीशन में एरर आ जाएगा, यानी वो अपनी पोजीशन चेंज कर चुका होगा। अगर आप उसकी सपोज करो किसी पॉइंट पर पोजीशन, एग्जैक्ट पोजीशन निकालते हो, तो जब तक आप पोजीशन निकालोगे तब तक उसका मोमेंटम चेंज हो जाएगा, क्योंकि रिवॉल्व हो रहा है तो हर बार डायरेक्शन चेंज हो रही है। और हमें पता है मोमेंटम में वेलोसिटी इन्वॉल्व होती है, और वेलोसिटी क्या है? एक कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो सीधी सी बात है, क्या होगा? तो उन्होंने ये कहा कि जब एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है तो उस माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का आप एग्जैक्ट साइमल्टेनियसली एग्जैक्ट मोमेंटम और एग्जैक्ट पोजीशन फाइंड नहीं कर सकते। अगर आप उसकी एग्जैक्ट पोजीशन फाइंड करते हो तो उसके मोमेंटम में चेंज आ जाएगा, एरर आएगा। और अगर आप उसके मोमेंटम को राइट फाइंड करते हो तो उसकी पोजीशन में एरर आएगा ही आएगा। और अगर किसी तरीके से आपने दोनों चीज़ें फाइंड कर ली तो आपकी कैलकुलेशन गलत है, 100% गलत है।
और ये प्रूव हुआ कि किसी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का हम साइमल्टेनियसली पोजीशन और मोमेंटम साथ साथ नहीं फाइंड कर सकते हैं। अगर हम उसकी मोमेंटम फाइंड करते हैं तो उसके पोजीशन में चेंज आएगा, और अगर हम उसका पोजीशन में राइट फाइंड करते हैं तो उसका मोमेंटम चेंज आएगा। ये था हेज़ेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्लियर होती है बात? यही डेफिनेशन थी। इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम साइमल्टेनियसली ऑफ अ रिवॉल्विंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। रिवॉल्विंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम निकालना इम्पॉसिबल है। आप अगर एग्जैक्ट पोजीशन निकालते हो तो मोमेंटम में चेंज आएगा, और अगर आप मोमेंटम निकालते हो तो पोजीशन में चेंज आएगा ही आएगा। ये हेज़ेनबर्ग ने कहा। क्लियर होती है बात? अब अगर ये बात हेज़ेनबर्ग ने कही तो उसके बाद इन्होंने आगे कुछ कहा। क्या? उन्होंने कहा कि अगर सपोज करते हैं जो एरर आया, अगर जब मेजरमेंट करते हुए मेजर एरर ड्यूरिंग द मेजरमेंट, एरर, उन्होंने कहा जो एरर आएगा, एरर ड्यूरिंग द मेजरमेंट, एरर ड्यूरिंग द मेजरमेंट ऑफ पोजीशन। अगर उन्होंने कहा कि जो मेजरमेंट में पोजीशन को जब वो फाइंड कर रहे हैं, पोजीशन को जब वो फाइंड कर रहे हैं और उस समय जो एरर आया, अगर वो एरर डेल एक्स हो, पोजीशन में एरर कितना हो, डेल एक्स, और एरर ड्यूरिंग द मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम में एरर डेल पी हो, मोमेंटम में एरर डेल पी हो, यानी अगर वो पोजीशन सही फाइंड कर रहे हैं तो मोमेंटम में एरर आए, और मोमेंटम में एरर कितना है, डेल पी, और अगर वो मोमेंटम फाइंड कर रहे हैं तो क्या पोजीशन में कितना एरर है, डेल एक्स। तो उन्होंने कहा जो इनका प्रोडक्ट होगा, एरर ऑफ पोजीशन और एरर ऑफ मोमेंटम का जो प्रोडक्ट होगा वो h/4π के बराबर होगा या इससे बड़ा होगा, या तो आएगी वैल्यू बराबर या फिर आएगी इससे बड़ी। ये उन्होंने प्रैक्टिकली कहा। उन्होंने कहा कि अगर आप पोजीशन में एरर और मोमेंटम में एरर, एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के पोजीशन में एरर और मोमेंटम में एरर का प्रोडक्ट फाइंड करते हो तो वो प्रोडक्ट h/4π के या तो बराबर होगा या उससे बड़ा आएगा। ये था हेज़ेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और क्लियर कर दिया कि एग्जैक्ट एक ही टाइम पर सेम जगह पर एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम निकालना इम्पॉसिबल है। तो ये भी एक बहुत बड़ी लिमिटेशन बनी बोहर्स मॉडल की। अब हम बात करेंगे कि बोहर्स मॉडल की क्या क्या लिमिटेशंस बनी और किस किस बेसिस पर लिमिटेशंस बनी। आप इसको देख लीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं बोहर्स मॉडल की लिमिटेशंस। देख लीजिए आप इसको। तो होप आपने ये सब कुछ देख लिया होगा। हेज़ेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपको समझ में आ गया होगा कि किसी रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम एक साथ निकालना इम्पॉसिबल है। अगर आप पोजीशन सही निकालते हैं तो मोमेंटम में चेंज आएगा, एरर आएगा, और अगर मोमेंटम में सही निकालते हैं तो पोजीशन में एरर आएगा, और मोमेंटम में एरर और पोजीशन में एरर क्या जो प्रोडक्ट होता है वो h/4π के बराबर या h/4π के से बड़ा आता है। अब बारी आती है लिमिटेशंस की। लिमिटेशंस ऑफ बोहर मॉडल कि बोहर्स, अब इतनी सारी थ्योरीज आ गई थी कि बोहर्स ने जो मॉडल दिया था उसके अंदर बहुत सारी कमियां निकल गई थी, और उन्हीं को क्या बोला गया, लिमिटेशंस ऑफ बोहर मॉडल। अब क्या क्या लिमिटेशंस थी बोहर मॉडल की वो वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट लिमिटेशन थी बोहर मॉडल इज वैलिड ओनली फॉर single electron species, is valid for single electron species like hydrogen atom, He+, Li2+, etc। यानी अब ये कंक्लूजन निकला कि बोहर मॉडल जो था, बोहर मॉडल जितने भी बोहर्स में एक्सप्लेनेशन दिया गया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में बताया गया था या जो भी कुछ बताया गया था, वो केवल और केवल किसके लिए था, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, वो उस एटम के लिए था जिसके अंदर केवल एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है और वही एक्साइट हो रहा है और वही एक्साइट होकर वापस आ रहा है। तो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए था। जबकि आगे वाली थ्योरीज ने प्रूव कर दिया कि ये
जो कंसेप्ट है ये दूसरे इलेक्ट्रॉन्स पर भी काम करता है, दूसरे एटम्स पर भी काम करेगा। तो कैसे करेगा तो वो अभी बताया। तो ये पहली लिमिटेशन थी कि बोहर्स ने जो अपना मॉडल दिया था वो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए दिया था, जबकि वो सिंगल इलेक्ट्रॉन से जब यही मॉडल दूसरे एटम्स पर लगाया जा रहा था जिनके पास मल्टी इलेक्ट्रॉन्स थे, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स थे, तो उस पर एप्लीकेबल नहीं था। तो पहली लिमिटेशंस तो ये थी। सिंगल इलेक्ट्रॉन मीन्स हाइड्रोजन एटम जिसमें केवल हाइड्रोजन एटम ही हो, या फिर He+ का मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज करके, Li2+ 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके इसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। तो ऐसे मॉडल पर तो एप्लीकेबल था, लेकिन जिसके पास एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स थे उन पर एप्लीकेबल नहीं था बोहर्स का मॉडल। तो ये एक पहली लिमिटेशंस थी बोहर मॉडल की। अब बारी आती है दूसरी लिमिटेशन की कि क्या था। बोहर्स कंसिडर एज इलेक्ट्रॉन is moving particle। बोहर कंसिडर्ड एज इलेक्ट्रॉन इज मूविंग पार्टिकल। बोहर ने अपनी पूरी थ्योरी के अंदर ये कंसिडर करके चले थे कि इलेक्ट्रॉन एक मूविंग पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन केवल एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है ये। लेकिन जब डी ब्रॉगले आए तो डी ब्रॉगले अभी हमने देखा, डी ब्रॉगले ने क्या प्रूव करा। डी ब्रॉगले ने इस थ्योरी, इस वाले पॉइंट को क्या कर दिया, ये डी ब्रॉगले की थ्योरी इसकी लिमिटेशन बन गई। डी ब्रॉगले ने इसको कमी निकाल दी, क्योंकि डी ब्रॉगले ने कहा इलेक्ट्रॉन केवल पार्टिकल नहीं है। डी ब्रॉगले ने प्रूव कर दिया था इलेक्ट्रॉन पार्टिकल ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के साथ साथ वेव नेचर भी दिखाता है। और बोहर्स ने कहा था इलेक्ट्रॉन केवल एक मूविंग पार्टिकल है। तो डी ब्रॉगले की थ्योरी आते ही ये वाला पोस्टुलेट उनका फेल हो गया था और ये उसकी लिमिटेशन बनी। किस थ्योरी की वजह से? डी ब्रॉगले की वजह से। चलिए ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब थर्ड बात करते हैं। थर्ड की बात करें तो क्या था, बोहर्स measured पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कौन सी पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकाली थी? NH शेल की पोजीशन निकाली थी उन्होंने 0.53 n²/z², ठीक है। एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी थी? 2.18 × 10⁻⁻⁶ मीटर/सेकेंड, ठीक है। बोहर्स के मॉडल में जब हम देख रहे थे तो बोहर्स के मॉडल में रेडियस निकाली गई थी। हर इलेक्ट्रॉन अगर वो पहली शेल में है तो कितनी दूरी पर है ना, उसकी पोजीशन क्या है, न्यूक्लियस से पोजीशन क्या है, ये इस फॉर्मूले से निकाली थी। वहीं पर वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी से घूम रहा है, तो वो भी निकाली गई थी, ठीक है। अब प्रॉपर फॉर्मूला तो ये था z/n, ठीक है, मीटर/सेकेंड। इस फॉर्मूले से वेलोसिटी भी निकाली गई थी जिसको हमने v0 माना था पीछे थ्योरी में, ये एक कांस्टेंट था, ठीक है। तो वेलोसिटी, अब उसने क्या करा, उसने एक इलेक्ट्रॉन का एक ही टाइम पे वेलोसिटी भी बता रहा था और उसी टाइम पे क्या बता रहा था, डिस्टेंस यानी पोजीशन भी बता रहा था। लेकिन जैसे ही हेज़ेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आया तो वो इसकी क्या बनी, हेज़ेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इसकी क्या बन गई, लिमिटेशन। उनकी थ्योरी जैसी आई ये वाला कंसेप्ट फेल हो गया, क्योंकि बोहर्स ने क्या बताया था, बोहर्स ने तो कुछ कहा ही नहीं था। बोहर्स ने तो कह दिया ये फार्मूला किसके लिए है, ये पोजीशन निकालने के लिए फार्मूला है, यानी रेडियस निकालने के लिए फार्मूला है, और ये वेलोसिटी के लिए निकालने के लिए फार्मूला है। आप उसी टाइम पे पोजीशन भी निकाल लो और रेडियस भी निकाल लो। तो उन्होंने तो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और रेडियस एक ही टाइम पर निकलवा दी थी। लेकिन हेज़ेनबर्ग ने जब आए और इन्होंने अपनी थ्योरी दी, प्रैक्टिकल के थ्रू प्रूव किया कि किसी रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की या तो पोजीशन आप सही निकाल पाओगे, लेकिन वेलोसिटी में एरर आएगा और वेलोसिटी निकालना, उसी टाइम पे वेलोसिटी निकालना इम्पॉसिबल है। और अगर आपने वेलोसिटी निकाली, ठीक है, यानी मोमेंटम मीन्स वेलोसिटी निकाली, तो ये इम्पॉसिबल है। क्लियर होती है बात? चलिए मुझे एक बात याद आ गई, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था अभी हेज़ेनबर्ग का, ∇x ∇p = या बड़ा है या बराबर है h/4π के, ठीक है। और आप इसको p, क्योंकि मोमेंटम आपको पता है, मोमेंटम = होता है mv। मोमेंटम क्या होता है, mv। मास तो कांस्टेंट है, तो ∇p = m∇v भी होता है। तो आप अगर कहीं कंफ्यूज ना हो इसलिए बता रहा हूँ कि ∇p की जगह आप m∇v भी रख सकते हो, m∇v = h/4π। क्लियर होती है बात? और अगर आप एरर्स को एक साइड में रखोगे, ∇x ∇v = h/4πm, तो ऐसे अगर कहीं पर आपको लिखा हुआ मिल जाए फॉर्मूला तो आप कंफ्यूज ना हो, ये इसी को डिराइव करके लाया गया है, ठीक है। तो ये भी मैंने बता दिया, अभी हल्का सा मुझे याद आ गया। तो ये वाली जो लिमिटेशन थी वो
किसकी वजह से बनी? हेजनबर्ग का थ्योरम जैसी आई, हेजनबर्ग का प्रिंसिपल जैसी आया, उसने इस वाले पोस्टुलेट को क्या कर दी, इसकी कमी बता दी और वो कमी प्रूव हुई। तो ये पहली कमी, ये दूसरी कमी, ये तीसरी कमी। अब हम बात करते हैं फोर्थ लिमिटेशन की। फोर्थ लिमिटेशन क्या है वो देखते हैं। फोर्थ लिमिटेशन की जब हम लोग यहाँ बात करते हैं तो वो होती हैं स्पेक्ट्रल लाइन्स स्प्लिटिंग। स्पेक्ट्रल लाइन्स स्प्लिटिंग मीन्स हम कह सकते हैं ही कुड नॉट एक्सप्लेन स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिटिंग, स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिटिंग in magnetic field and electric field, जब इन्होंने फील्ड, ठीक है। अब बात करते हैं स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिटिंग का मतलब इन्होंने अपना स्पेक्ट्रम दिया था, और स्पेक्ट्रम दिया था तो जब इनका स्पेक्ट्रम मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड में से होकर जा रहा था तो स्प्लिटिंग आ रही थी, ब्रेक होकर मिल रहा था, इनका स्पेक्ट्रम बहुत ब्रेक होके मिल रहा था। तो जब इनसे पूछा गया कि ये स्पेक्ट्रम में ब्रेकिंग क्यों आ रही है तो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो ये इसकी एक और लिमिटेशन थी, तो 2 मिनट में सही से लिख देता हूँ, स्पेक्ट्रल लाइंस है ना, स्पेक्ट्रल लाइंस स्प्लिटिंग। तो स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिटिंग भी इनकी एक लिमिटेशंस थी। आपको नॉलेज के लिए बता दूं, हमारी केमिस्ट्री में तो बहुत रेयर यूज़ होता है, आपके कॉम्पिटिटिव आईआईटी या जेई में यूज़ हो जाता है और फिजिक्स में भी कई बार ये आता है। तो क्या ये जो मैग्नेटिक स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिटिंग इन मैग्नेटिक फील्ड में जो स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिटिंग होती है इसको बोला जाता है, कौन सा बोला जाता है? ज़ीमन इफेक्ट। तो कहीं पर आपको ऐसे आ जाए कि व्हाट इज़ द ज़ीमन इफेक्ट, बोहर मॉडल में बोहर मॉडल ज़ीमन इफेक्ट को शो नहीं कर पाए थे। तो इसका मतलब क्या है कि ही कुड नॉट एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रम इन मैग्नेटिक फील्ड में स्पेक्ट्रम की स्प्लिटिंग को नहीं शो कर पाए थे, जिसका नाम दिया गया था ज़ीमन इफेक्ट। क्लियर होता है? वहीं पर जब स्पेक्ट्रम की स्प्लिटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड में मेजर की गई तो उसको नाम दिया गया स्टार्क इफेक्ट, ठीक है। तो वो क्या था? स्टार्क इफेक्ट। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट स्टार्क इफेक्ट या फिर ज़ीमन इफेक्ट के नाम से ये आते हैं। तो इस तरीके से बोहर्स मॉडल की लिमिटेशंस हुई। तो बोहर्स की लिमिटेशंस तक पहुंचने के लिए आप देखिए कितने सारे साइंटिस्ट इन्वॉल्व हुए। कौन कौन से हुए? डी ब्रॉगली आए, डी ब्रॉगली के बाद हेजनबर्ग आए, इनसे पहले प्लैंक आए, प्लैंक से इंस्पायर हो गई डी ब्रॉगली आए थे, और डी ब्रॉगली हेजनबर्ग फिर बाद में आए, तब जाके ये इनकी थ्योरी फेल हो गई। हालांकि साइंटिस्ट बहुत ग्रेट थे, बहुत वेरी 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 ग्रेट थे, ठीक है। तो बहुत अच्छे लेवल के साइंटिस्ट थे, लेकिन क्या होता है कि जैसे जैसे जब ज़माना बदलता है तो हाईटेक टेक्नोलॉजी आती है, और जैसे जैसे ज़माना बदला टेक्नोलॉजी हाईटेक हुई, बेचारों की पुराने वाली टेक्नोलॉजी फेल होने लगी और वो फेल हो गए। तो चलिए यहाँ तक रखते हैं, आज हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। अब जब ये थ्योरी फेल हो गई थी, एटम्स के लिए बोहर्स की थ्योरी फेल हो गई थी, कंप्लीट फेल हो गई थी इनके मॉडल्स की वजह से, तो उसके बाद अब एक नई थ्योरी को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, वो होगी क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी, ठीक है। क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी, अब वो एटम के लिए नई थ्योरी आई जिसको मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी भी बोला जाता है, और वो थी क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी। तो नेक्स्ट क्लास में क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी को डिस्कस करेंगे। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।